नमस्कार, मैं अमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का दैनिक जागरण पर। और मेरे साथ मौजूद हैं नीरज। एक खबर आपने इन दिनों सुनी होगी, या फिर एक नारा मैं आपको पहले याद दिलाता हूं। हिंदी चीनी भाई भाई का आपने नारा सुना होगा एक। अब कुछ अगर बात की जाए तो वैसे ही स्थिति फिर से बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो पिछले 4.5 सालों से जो सीमा विवाद छिड़ा हुआ था पूर्वी लद्दाख में, वो कुछ सुलझ चुका है। दोनों देशों की सेनाएं इस बात पर राजी हो गई हैं कि वो अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगी और डिसएंगेजमेंट करेंगी। सेनाओं का डिसएंगेजमेंट बड़ा अहम टर्म है जो इसमें यूज़ हो रहा है, इस पर भी हम आएंगे। मगर फिलहाल मोटी मोटी खबर यह है कि पूर्वी लद्दाख के जो 2 पॉइंट है, देपसांग और डेमचोक, वहाँ उन दोनों ही पॉइंट से धीरे धीरे दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने टेंट उखाड़ना शुरू कर दिए हैं, पीछे आना शुरू कर दिया है। अब वहाँ पर 28 से 29 तारीख की जो डेट डिसाइड की गई थी वो भी नज़दीक है। 29 तारीख कल है, यानी कि कल तक में ये पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि दोनों सेनाएं पीछे आ चुकी हैं। फिलहाल वहाँ का अपडेट की बात करें तो हम नीरज से लेंगे। नीरज, वहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि 28 और 29 तारीख जो बताई गई थी सेनाओं के डिसएंगेजमेंट की, बार बार मैं डिसएंगेजमेंट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। मगर जो 28 और 29 तारीख बताई गई थी, आज तो 28 तारीख हो गई, 29 तारीख कल है, क्या अपडेट है वहाँ पर? देखिए अमन, एक तो ये जो पूरा समझौता हुआ लंबे समय के बाद, करीब 2020 के बाद आज हम 2024 में हैं और करीब 4 साल का लंबा वक्त गुजर गया। और उसके बाद जो है अब दोनों देश इस समझौते पर पहुँचे हैं कि दोनों मुल्क जो है उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ 2020 से पहले तक पेट्रोलिंग होती थी। और दोनों देशों की जो सेनाओं को अपनी पुरानी जगह पर जाने के लिए यही डेट दी गई थी, 28 और 29। आज 28 तारीख है। आज और कल में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं अपनी अपनी उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर अब 2020 से पहले दोनों देशों की सेनाएं थी। 2 जगहों का आपने जिक्र किया, डेमचोक और देपसांग जी। तो ये जो 2 जगह है वहाँ पर ही पेट्रोलिंग हो सकेगी। अब डिसएंगेजमेंट की जो बात आती है वो ये होता है कि जो दोनों देश जो है तनाव के बाद एक दूसरे के ठीक सामने थे और उम्मीद यही कर रहे थे कि अगर दूसरी तरफ से पहल हुई, किसी तरह की तनाव बढ़ने की कोशिश हुई, तो भारत ने भी अपनी सेनाएं तैनात कर रखी थी, उधर से चाइना ने भी तैनात की हुई थी। लेकिन अब जो है डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ से तनाव खत्म करेंगे, वापस उसी जगह पर जाएंगे और वहाँ से पेट्रोलिंग होगी। ये एक तरह से एक रास्ता है कि हम एक पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ से सेनाएं पीछे जाने के बाद अब अगले दौर की वार्ता होगी जिसमें विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलेंगे, एनएसए एक दूसरे से मिलेंगे, दोनों देशों के एनएसए, और फिर देखेंगे कि आगे दोनों देशों के रिश्ते किस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस कहानी की जो स्क्रिप्ट है वो रूस में लिखी गई। कजान में जब पहुंचे ब्रिक्स की समिट के दौरान पीएम मोदी, तो उस दौरान ये समझौते का ऐलान विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया। लेकिन पूरी जो स्क्रिप्ट थी काफ़ी पहले ही लिखी जा चुकी थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके पीछे रशिया का भी हाथ हो सकता है। रशिया काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि दोनों देशों के बीच, जो भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं, वो किसी तरह से पटरी पर लाए जाएं। क्योंकि अगर ये 2 बड़े देश आपस में भिड़ते रहेंगे तो अमेरिका जैसे देश से रशिया लड़ाई मोल नहीं ले सकता। कैसे लड़ेगा? तो इन 2 देशों का साथ रूस को चाहिए। और शायद ये वजह है कि पुतिन लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो कम किया जा सके। लेकिन काफ़ी हद तक इसमें भारतीय सेना का भी रोल है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ये मानते रहे हैं कि भारतीय सेना मुश्किल परिस्थितियों में सर्दी गर्मी सब कुछ छोड़कर देश की सीमा पर डटे थे और एलएसी के करीब थे और चाइना की आंख में आंख डालकर चुनौती दे रहे थे कि अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम खड़े हैं। हमने देखा कि डोकलाम में क्या हुआ, हमने देखा कि तवांग में क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से चीन को भी समझ में आ गया था कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 1962 में था। और काफ़ी हद तक जो भारतीय सेना का जो रोल है ये पूरे की पूरी चीन को नरम करने में काफ़ी हद तक वो भी काम आया। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर भारतीय सेना को भी मानना चाहिए। खुद विदेशी मंत्री जो है एस जयशंकर ये बोलते रहे हैं कि भारतीय सेना की वजह से ही, उनकी पेट्रोलिंग की वजह से ही चीन यहाँ तक आकर नरम पड़ा और अब ये मानने को तैयार हुआ कि नहीं, हमें पीछे हट जाना चाहिए और दोनों देशों को तनाव नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए ताकि दुनिया में तरक्की को और बढ़ाया जा सके। बिल्कुल नीरज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृढ़ नेतृत्व रहा वो भी इसमें बड़ा ही कारगर साबित हुआ। हमने देखा कि किस तरह से 21 दौर की वार्ताएं हुई, चाहे वो दोनों सेनाओं के बीच हुई हों, चाहे वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई हो, चाहे वो अधिकारियों के बीच हुई है। 21 दौर की वार्ताओं के बाद ये बड़ा रास्ता निकलकर सामने आया है और कहीं ना कहीं इसे एक पहल मानी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में एक तरफ जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा
पूरी दुनिया युद्ध में कहीं ना कहीं घिरी हुई है। चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग की बात कर ली जाए, चाहे वो इसराइल और हमास की जंग की बात कर ली जाए, या इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर रॉकेट से हमला किया बैलिस्टिक मिसाइलों से, कहीं ना कहीं जहाँ पश्चिम के देश और जो उत्तरी इस तरफ के देश हैं वो भी घिरे हुए हैं जंग में, तो कहीं भारत और चीन भी ना हो इस तरह से। इसीलिए ये जंग का रास्ता क्लियर हुआ है कि अब जंग नहीं होगी। और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सेनाएं धीरे धीरे पीछे आना शुरू हो गई हैं, टेंट हटा लिए गए हैं, मगर फिर भी अभी एक दो सवाल मुझे लगता है कि उनका जवाब लेना बाकी होगा। क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि 2020 के पहले वाली स्थिति जो है तब भी पेट्रोलिंग होती थी, अभी भी पेट्रोलिंग होगी, मगर कितनी पेट्रोलिंग होगी, उन जवानों की क्या गिनती होगी, कितनी सीमा में जवान जाएंगे वहाँ पर, ये सब अभी क्लियर होना बचा हुआ है मुझे लगता है। और जहाँ पर जो चीन ने पक्का निर्माण कर रखा था उस पर भी ज़रा परिस्थिति अभी क्लियर होना बचा हुआ है। एक डिसएंगेजमेंट टर्म का बार बार यूज़ किया जा रहा है आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या डिसएंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि सेनाएं पीछे आएंगी? एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट, आप पहले सोचिए कि एंगेजमेंट क्या है। दोनों देश एक दूसरे से के सामने सामने जूझ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट ठीक उसका उलट है, यानी कि आपको बिल्कुल सामने आकर बिल्कुल बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सीमा की सुरक्षा कीजिए और हिंदुस्तान अपनी सीमा की सुरक्षा करेगा। बीच का जो एरिया, विवादित एरिया, उसे फिलहाल छोड़ दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच जो सीमा है वो बहुत लंबी है, और एक्चुअल कंट्रोल लाइन या फिर LAC इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो लाइन है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। बहुत सारी जो लाइन है, जैसे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है LOC, वो इसलिए क्योंकि पहले से तय है कि ये एरियाज पाकिस्तान की तरफ है, ये एरिया हिंदुस्तान की तरफ है। जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना के साथ भारत का बहुत लंबा बॉर्डर है, करीब 3 कड़ियों में जुड़ा हुआ है। एक पश्चिम का एरिया, एक मिडल एरिया और एक पूर्व का एरिया। पश्चिम के एरिया में लद्दाख और हिमाचल का एरिया माना जाता है, और इसके बाद जो है थोड़ा उत्तराखंड, ये सब बीच में आ जाता है। और उसके बाद जो पूर्व का एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर लगातार चीन दावा करता रहा है, उधर से भारत जो है अक्साई चीन पर दावा करता रहा है। तो ऐसा बहुत सारा एक बॉर्डर है जो पूरी तरह से साफ़ नहीं है, शायद इसी वजह से LAC से बोला जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जब साफ़ नहीं है तो कैसे ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया किस तरफ है। तो ये सारी कहानी 1962 के आसपास भी है, क्योंकि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस दौरान अक्साई चीन के एक बहुत बड़े एरिया पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद से भारत ये लगातार कहता रहा है कि गलत तरीके से चीन ने कब्ज़ा किया है, लेकिन भारत किसी तरह उस एरिया को ले नहीं पाया, और यही शायद विवाद की एक बहुत बड़ी वजह भी है। और जब ये विवाद बढ़ता है तो तब दोनों देशों के जो सैनिक सामने आ जाते हैं, क्योंकि कुछ एरिया जो चीन की तरफ है वहाँ पर वो निर्माण कार्य करते हैं, ताकि अगर ऐसी नौबत आती है भारत के साथ युद्ध की, तब उस निर्माण कार्यों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में किया जा सके। और भारत इसी चीज़ से परेशान है, और शायद यही वजह है कि भारत जो है ऐसे किसी भी निर्माण को होने नहीं देना चाहता। और जब भारत काउंटर में ऐसा निर्माण करने की कोशिश करता है तो चीन उसे रोकने की कोशिश करता है, और ये बहुत बड़ी विवाद की वजह रहता है। ये इसी वजह से लड़ाई होती है। डिसएंगेजमेंट होने के बाद शायद वार्ता की तरफ हम बढ़ेंगे, शायद डायलॉग्स जब और बढ़ेंगे दोनों देशों के बीच, तो बेहतर तरीके से दोनों देश समन्वय के साथ आपस में मिलकर काम कर पाएंगे और विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। शायद ये बहुत ज़रूरी था, और लंबा वक्त बीत गया। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध से जूझ रही है। भारत और चीन उभरती जो शक्तियां हैं, एशिया की बहुत बड़ी 2 शक्तियां हैं, वो नहीं चाहते आपस में, क्योंकि ये युद्ध का वक्त नहीं बल्कि विकास का वक्त है। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं। और अगर भारत और चीन मिलकर काम करते तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा एशिया को हो सकता है, और दोनों मुल्कों को तो होगा ही। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स समिट के दौरान ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बड़ा अहम साबित होता है, क्योंकि ब्रिक्स में जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया, जहां पर पश्चिम एकजुट है वहीं पर भारत के साथ में रूस और चाइना भी हैं, और जो रूस की कंट्रीज़ है, हालांकि भारत ये क्लियर कर चुका है कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि पश्चिम के साथ रहकर मिलने वाला है। गैर पश्चिम उसे कह सकते हैं, मगर पश्चिम विरोधी नहीं कह सकते। तो भारत, चीन और रशिया, ये तीनों एक नई ताकतें बनकर उभर रही हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस के जहां पश्चिम देशों का दबदबा चलता है, वहीं पर अब ये संगठन भी एक उभरता हुआ संगठन है, और यही वजह रही कि रास्ता क्लियर हुआ कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा आपने जिक्र किया कि रूस भी नहीं चाहता होगा कि भारत और चीन लड़ें, और उस वजह से ब्रिक्स 5 देशों का समूह था वो 10 देशों का हो चुका है, अब और आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर आपस में ही खटास होगी तो वो कैसे एक समूह के रूप में काम कर पाएंगे, बड़ा अहम है। दूसरी एक आपने बात का जिक्र किया था कि भारतीय सेना का इसमें बड़ा अहम रोल है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना आंख में आंख डालकर खड़ी रही, कहा भी गया है कि भय बिनु होई ना प्रीति,
जब तक आप आंख नहीं दिखाओगे तब तक आप आपसी बातचीत का रास्ता क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं डर दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, नया भारत है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये संदेश देना जानता है कि अब ये पूरी दुनिया इसकी बात, भारत की बात सुनती है, तो चीन को भी भारत की बात सुननी ही पड़ेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 और मुझे याद आ रहे हैं कि एक सवाल और ये भी बनता है कि 2020 के बाद से स्थिति सामान्य नहीं थी दोनों देशों के बीच। 2020 से अब तक अगर बात की जाए तो करीब 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है। 4.5 साल के वक्त में चीन को क्यों याद नहीं आया कि भारत के साथ समझौता करना चाहिए। हालांकि ये बड़े सारे पॉइंट्स हैं, मैं उन पर पॉइंट्स में नहीं जाऊंगा, मगर मैं मोटा मोटा जो एक जर्नलिस्टिक वो है मेरा अप्रोच, उस पर मैं अगर ध्यान देना चाहूँ तो 4.5 सालों में अभी हाल फिलहाल में चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो 30 सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस चाइना की जीडीपी विकास दर 7 या 8 हुआ करती थी वो फिलहाल में 5 पर आके अटकी हुई है। पिछले 3 तिमाही की बात करें तो 4.6 का आंकड़ा चीन की तरफ से आया था, और एक्सपर्ट्स के अगर माने तो ये आंकड़ा और आने वाले सालों में गिर सकता है और 3 तक आ सकता है। ऐसे में चीन कहीं ना कहीं अपनी ही सीमाओं के अंदर ही उलझा हुआ है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि चीन ये नहीं चाहता कि मैं सीमाओं के बाहर भी विवाद करूँ, और इसीलिए चीन ने सोचा कि मैं थोड़ा सा पीछे हट के कोशिश करता हूँ भारत से बातचीत का रास्ता साफ होने की। एक वजह तो ये। दूसरी वजह की बात करें तो भारत का जो वैश्विक कद है वो वैश्विक मंचों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका के साथ भारत के बड़े ही अच्छे संबंध हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल रहा हो चाहे बाइडन का कार्यकाल रहा हो, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का बानगी देता मैं इस बात को पेश करूंगा कि 8 दौरे अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो चुके हैं, और हर दौरे में हमने देखा कि दोनों के बीच दोस्ती और गहरी होती गई, नए नए एग्रीमेंट्स पे साइन होते जा रहे हैं। लगातार भारत पश्चिम के साथ लगातार व्यापार कर रहा है। वहीं देखा जाए तो भारत रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी बड़ा अहम साबित हो रहा है। पूरी दुनिया आज भारत को याद कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही हैं जो दोनों देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं। खुद जेलेंस्की ने यह बयान दिया एक इंटरव्यू में कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि अगर कोई राजनेता है जिसके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं, और वही युद्ध रुकवा सकते हैं। तो चाइना ने भी ये देखा कि किस तरह से भारत का वैश्विक कद लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिस देश का कद इतना बड़ा हो, भले ही अगर मिलिट्री पावर्स में बात ना की जाए, जीडीपी में बात ना की जाए, मगर वैश्विक कद में बात की जाए तो भारत की आज हर देश, लगभग हर देश भारत का मित्र है। तो ऐसे देश से दुश्मनी देना जिसके सब दोस्त हों, चीन के लिए भी ज़रा मुश्किल होगा। तीसरी बात की जाए तो क्वाड में भी लगातार भारत का कद बड़ा ही है। क्वाड देशों का समूह में भी भारत का कद बड़ा है, और क्वाड में अमेरिका आता है, भारत आता है, और दोनों का एक साझा दुश्मन बात की जाए तो, हालांकि दुश्मन कहना सही नहीं होगा, मगर फिर भी अगर बात की जाए तो दोनों का एक साझा दुश्मन चीन है कहीं ना कहीं। तो चीन उससे भी घबराया हुआ है कि अमेरिका और भारत को वो एक साथ टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर भारत ने व्यापार बंद कर दिया तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार और गिरती जाएगी, जो फिलहाल 30 देशों के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है अगर अर्थव्यवस्था के मायने में बात की जाए तो। मुझे 1-2 पॉइंट्स और याद आ रहे हैं। और बात की जाए तो इस समय पूरी दुनिया में युद्ध भी चल रहा है। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन हमने जिक्र किया कि लड़ रहे हैं, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं। इजराइल और ईरान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल युद्ध लगातार हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस तरह से चीन नहीं चाहता कि एक और युद्ध का खड़ा हो, युद्ध का मैदान बने, इसलिए भी चीन कहीं ना कहीं पीछे हटने की कोशिश में है, और चीन चाहता है कि दोनों देशों के बीच में संबंध अब अच्छे हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें वापस से, आपको क्या लगता है नीरज, हमें सोचना चाहिए कि चीन वापस धोखा देगा या नहीं देगा? आप क्या लगता है आपको? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो कह सकता हूँ कि मुझे भरोसा है नहीं चीन पे, और शायद एस जयशंकर भी मानते हैं, पूरा देश ये मानता है शायद, क्योंकि चीन पर आपने जब जब विश्वास किया है, जब जब भरोसा किया है, उन्होंने धोखा ही दिया है। और खुद मुझे बड़ी अच्छी लगी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो बात उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो समझौता हुआ इसके बाद ये ना मान लें कि सब कुछ सामान्य हो गया है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कट है कि सामान्य नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, और चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी दोनों देश जब डिसएंगेजमेंट के बाद आपस में अपनी अपनी पिछली जो जगहें थी वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या अप्रोच रहता है, क्योंकि धोखेबाज चाइना को कहना आज के दिन बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो पुरानी चीज़ें उन्होंने की हैं उसके बाद से हमें लगता है कि
पता नहीं कितना विश्वास किया जा सकता नहीं है, लेकिन इसीलिए शायद जयशंकर ने कहा है कि एक बार पीछे हट जाएं चाइनीज़, उसके बाद देखा जाएगा आगे कैसे बढ़ना है। और दूसरी बात, वापस चाइना इस नरमी पर क्यों आए, ये बड़ा सोचने वाली बात है। जैसे कि आपने अभी बोला था कि बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो ये कि एक तो भारत जो है आज वो वाला भारत नहीं है जो 1962 में था, जिसको बड़े आराम से चाइना ने हरा दिया और अक्साई चीन और कई इलाके भारत के वो अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन आज जो है एक उभरती हुई शक्ति है। आज भारत की जो मान्यता है दुनिया भर में है। आज जो देश आपस में लड़ रहे हैं वो दोनों देश भारत को ये मानते हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी पूरी दुनिया सुनती है। ये एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के बिल्कुल सामने आकर बैठकर बात कर सकता है, जो रूस के बिल्कुल सामने आकर बात कर सकता है। ये ऐसा देश है जो वक्त रहते युद्ध के क्षेत्र में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल सकता है। ये वो देश है जो वैश्विक महामारी के वक्त दुनिया को फ्री में वैक्सीन दे सकता है। ये वो देश है जो अगर खुद के प्रोडक्शन पर चुनौती आए तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करके चाइना जैसे देश को भी पीछे कर सकता है। और शायद ये बहुत सारी कारण हैं जिसकी वजह से चाइना अब इस बात को मानने पर मजबूर हुआ है कि ये भारत से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूं कि भारत को आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेटिक रास्ते खुले ही हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और भारतीय सेना बखूबी ये जानती है कि हम जैसे आम नागरिकों को अगर सुरक्षित रखना है तो उन्हें क्या करना है। और उन्हें पता है कि सामने वाला जो दुश्मन है इतना भी दूध का धुला नहीं है, वक्त रहते वार कर सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल नज़र रखनी पड़ेगी और भारतीय सेना बखूबी ये जानती है और नज़र रखेगी भी, मुझे पूरा भरोसा है। और चाइना पर रही भरोसे की बात, तो भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि चाइना अब ये जानता भी है कि भारतीय सेना भले ही सैन्य जितने संसाधन है उसमें चाइना से पीछे हो, लेकिन जो दम चाहिए ना वो भारतीय सैनिकों में है। और पिछली कई लड़ाइयों में भारतीय सैनिकों ने ये प्रूव करके दिखाया। अगर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं तो चाइना के 40,000 जवान लापता हुए हैं, मारे गए हैं पूरी तरह से। तो ये बताता है कि बिना हथियारों के भी हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और चाइना अब दोबारा वैसी हरकत शायद ना करे, इसलिए चाइना चाहता है कि मिलजुल कर किसी तरह से आगे बढ़ा जाए। और वैसे भी जैसे आपने कहा कि आर्थिक रूप से चाइना पिछले कुछ समय से कमज़ोर हुआ है और वो चाहता है कि जो हमने खोया है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वो कहीं ना कहीं वापस पाया जाए। और भारत से उलझना समझदारी नहीं है और शायद चाइनीज़ इस बात पर मान गए। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी पूरी तरह से मानना। वक्त रहते हम देखना पड़ेगा कि चाइना का स्टैंड क्या है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग देशों के साथ उनका स्टैंड रहा है तो भारत के साथ मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं। लेकिन फ़िलहाल ठीक है, भारतीय सेना के सामने एक तरह से चाइनीज़ झुके हैं और अब वापस जाने को तैयार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है ये, और इसे डिप्लोमेटिक जीत भी कहा जाए और मैं तो मानता हूँ इसे भारतीय सेना की जीत भी कहा जाए, क्योंकि भारतीय सेना ना होती तो शायद चाइना ऐसे नहीं झुकता। उनको झुकाया गया है भारतीय सेना ने। बिल्कुल, बेशक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे तो हटा ही है। अब मुझे लगता है कि जितने भी हमारी ऑडियंस होगी बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे उनके, मगर फिर भी अगर आपका अभी भी कोई सवाल बचा हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।